सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पाठ 15 आखिरी चट्टान इस यात्रा वृत्तांत के शेष भाग का अध्ययन करेंगे। पूर्व में हमने इस यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत जाना था कि लेखक कन्याकुमारी की यात्रा पर गए थे। कन्याकुमारी की यात्रा पर वहाँ उन्होंने सूर्योदय और सूर्यास्त के सुंदर दृश्य को देखा, स्वामी विवेकानंद की समाधि को देखा और फिर वहाँ के वे समुद्र तट का जो किनारा है वहाँ वे घूम रहे थे और घूमते घूमते लेखक वहाँ पर्यटकों को देख रहे थे, आने जाने वाले लोगों के बारे में जानकारी पा रहे थे, वहाँ के जो लोकल जो व्यवसायी हैं उनसे जानकारी प्राप्त कर रहे थे। उसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए हम यात्रा वृत्तांत का शेष अंश का अध्ययन करते हैं। ग्रेजुएट नवयुवक मुझे बता रहा था कि कन्याकुमारी की 8000 की आबादी में कम से कम 400-500 शिक्षित नवयुवक ऐसे हैं जो बेकार हैं। ग्रेजुएट नवयुवक लेखक को बता रहा था कि कन्याकुमारी में 8000 की जो आबादी है उनमें से कम 400 से 500 लोग शिक्षित तो हैं, पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, लेकिन वे बेकार हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। उनमें से 100 के लगभग ग्रेजुएट हैं और उनमें से 100 के लगभग तो ग्रेजुएट ही हैं। उनका मुख्य धंधा है नौकरियों के लिए अर्जियाँ देना और उनका मुख्य व्यवसाय नौकरियों के लिए अपनी अर्जी एप्लीकेशन देना और बैठकर आपस में बहस करना, और बैठकर वे आपस में बहस करते हैं। वह खुद वहाँ फ़ोटो एल्बम बेचता था। वह ग्रेजुएट नवयुवक वह खुद वहाँ फ़ोटो का एल्बम बेचता था। दूसरे नवयुवक भी उसी तरह से के छोटे मोटे काम करते थे। दूसरे नौजवान भी इसी तरह के छोटे मोटे कार्य वे करते थे। हम लोग सीपियों का गूदा खाते हैं और दार्शनिक सिद्धांतों पर बहस करते हैं। वह कहते हैं कि हम लोग जो सीपियाँ होती है स्नेल्स, उसका गूदा खाते हैं और फिलोसॉफी पर, दार्शनिक सिद्धांतों पर बहस करते हैं। वह कह रहा था इस चट्टान से इतनी प्रेरणा तो हमें मिलती ही है, यानी यहाँ जो समुद्र के बीच में ये जो चट्टान है जहाँ विवेकानंद का समाधि स्थल बना है, तो उस चट्टान से हमें इतनी प्रेरणा तो मिलती है। क्या प्रेरणा मिलती है कि किस तरह से ये चट्टान समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों की थपेड़ों को खाकर, ऊंची ऊंची लहरों के प्रहार को सहते हुए भी एक स्थिर भाव से वहाँ खड़ी है। वैसे ही उन नवयुवकों को भी प्रेरणा मिलती है कि कितनी भी कठिनाइयाँ, कितनी भी परेशानियाँ क्यों न हो, वह अपना संघर्ष जारी रखेंगे। मुझे दिखाने के लिए उसने वहीं से एक सीपी लेकर उसे तोड़ा और उसका गूदा मुंह में डाल दिया। पानी और आकाश में तरह तरह के रंग जिल मिलाकर छोटे छोटे द्वीपों की तरह समुद्र में बिखरी स्याह चट्टानों की चोट से सूर्य उदित हो रहा था। पानी में और आकाश में तरह तरह के जो रंग थे वे एक दूसरे पर जिल मिलाकर एक दूसरे के ऊपर रिफ्लेक्टेड होकर छोटे छोटे द्वीपों की तरह समुद्र में जो बिखरी हुई जो स्याह चट्टानें हैं, जो गहरे रंग की चट्टानें थी, उसकी चोट से सूर्य उदित हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो सूर्य ही उदय हो रहा हो। घाट पर बहुत से लोग उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए एकत्रित थे और जो समुद्र के किनारे जो घाट था वहाँ पर बहुत सारे लोग उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के लिए, मतलब जल अर्पित करने के लिए एकत्रित थे। यानी उगते हुए सूर्य का सम्मान किया जाता है, उस पर जल अर्पण किया जाता है, तो सूर्य को अर्घ्य देने के लिए वहाँ लोग इकट्ठे थे। घाट से थोड़ा हटकर गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के बैरे सरकारी मेहमानों को सूर्योदय के समय की कॉफ़ी पिला रहे थे और घाट से थोड़ी दूर गवर्नमेंट का जो गेस्ट हाउस था वहाँ के जो बैरे वेटर थे वे सरकारी जो मेहमान थे उनको सूर्योदय के समय की कॉफ़ी पिला रहे थे। दो स्थानीय नवयुवतियाँ उन्हें अपनी टोकरियों से शंख और मालाएं दिखला रही थी और दो जो स्थानीय नवयुवतियाँ थीं, वहाँ की जो कन्याएं थी, लड़कियाँ थी, वे उन्हें अपनी टोकरी में से शंख और शंख से बनी हुई जो मालाएं थी वे दिखा रही थी। वे लोग दोनों काम साथ साथ कर रहे थे, मालाओं का मोल तोल और अपने बायनाक्यूलर्स से सूर्य दर्शन। यानी वे जो लोग थे वे दोनों काम साथ साथ कर रहे थे। एक तो जो मालाएं बेचने वाली थी उससे मोल भाव कर रहे थे, दूसरा जो बायनाक्यूलर्स हैं, यानी बायनाक्यूलर्स दूरबीन, दूर की वस्तुओं को देखने के कार्य में आने वाला यंत्र है, उससे वे सूर्य दर्शन कर रहे थे। मेरा साथी अब मोहल्ले मोहल्ले के हिसाब से मुझे बेकारी के आंकड़े बता रहा था। लेखक जिस लड़के से बात कर रहे थे वह लड़का हर एक मोहल्ले के आंकड़े बता रहा था कि किस मोहल्ले से कितने लोग बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं। बहुत से कड़ल काक
हमारे आसपास तैर रहे थे। बहुत से समुद्री पक्षी उनके आसपास में तैर रहे थे। वहाँ की बेकारी की समस्या और सूर्योदय की विशेषता इन दोनों से बेलाग। वहाँ के लोगों की जो बेकारी बेरोजगारी की समस्या है और वहाँ का सूर्योदय कितना विशेष है, उन दोनों से बेलाग मतलब बेमेल अप्रभावित होकर समुद्री पक्षी वहाँ तैर रहे थे। मेरे साथियों का कहना था कि लौटते हुए नाव को घाट की तरफ से घुमाकर लाएंगे। मेरे जो साथी थे वे कह रहे थे कि लौटते हुए जब हम नाव को घाट की दूसरी तरफ से घुमा कर लेकर आएंगे। हालांकि मल्लाह उस तूफान के उधर जाने के हक में नहीं था। हालांकि जो मल्लाह मतलब जो नाविक नाव चलाने वाला था, वे समुद्र में उठ रहा जो तूफान था, उस तूफान के कारण से उस साइड उस क्षेत्र में जाने के पक्ष में, हक में मतलब पक्ष में नहीं था। बहुत कहने पर मल्लाह किसी तरह राजी हो गए, यानी बहुत उन्हें मनाया गया तब मल्लाह राजी भी हो गया और नाव को घाट की तरफ ले चले। नाव विवेकानंद चट्टान के ऊपर से घूमकर लहरों के थपेड़े खाती उस तरफ बढ़ने लगी। नाव विवेकानंद की जो चट्टान थी जहाँ उन्होंने समाधि लगाई थी, उस चट्टान के भी ऊपर से घूमकर लहरों की थपेड़े खाती हुई, लहरों के प्रहार को सहती हुई आगे बढ़ने लगी। वह रास्ता सचमुच बहुत खतरनाक था। जिस रास्ते से हम आए थे उससे कहीं ज़्यादा रास्ता बहुत खतरनाक था। जिस रास्ते से लेखक और वह साथी आए थे उससे भी कहीं ज़्यादा। नाव इस तरह लहरों के ऊपर उठ जाती थी कि लगता था नीचे आने तक जरूर उलट जाएगी। नाव इस तरह लहरों से ऊपर उठती थी और ऐसा प्रतीत होता था कि नीचे आएंगे तब कहीं नाव उलट ना जाए। फिर भी हम घाट के बहुत करीब पहुंच गए थे। फिर भी वे लोग घाट के बहुत निकट पहुंच गए। ग्रेजुएट नवयुवक घाट से आगे की चट्टान की तरफ इशारा करके कह रहा था। जो पढ़ा लिखा नवयुवक था, नौजवान था, वह घाट के आगे की जो चट्टान थी उसकी ओर इशारा करते हुए, संकेत करते हुए कह रहा था, यहाँ आत्महत्याएं बहुत होती है, यानी यहाँ सुसाइड या आत्महत्याएं बहुत होती है। अभी 2 महीने पहले एक लड़की ने उस चट्टान से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। फिर वो बता रहा था एक उदाहरण स्वरूप कि 2 महीने पहले भी एक लड़की ने उस चट्टान से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। मैंने सरसरी तौर पर आश्चर्य प्रकट कर दिया। लेखक ने ऊपरी तौर पर ऐसे ही आश्चर्य व्यक्त कर दिया। मेरा ध्यान उसकी बात में नहीं था। लेखक का ध्यान उसकी बात की ओर नहीं था। मैं आंखों से तय करने की कोशिश कर रहा था कि घाट और नाव के बीच अब कितना फासला बाकी है। लेखक अपनी आंखों से ये तय कर रहे थे कि घाट तक पहुंचने में नाव को अब कितना समय लगेगा, कितनी दूरी इन दोनों के बीच में है। एक लहर ने नाव को इस तरह धकेल दिया कि मुश्किल से वह उलटते उलटते बची। फिर एक तेज लहर आई। उस लहर ने नाव को इस तरह से धकेल दिया कि मुश्किल से नाव उलटते उलटते बची थी। आगे 3-4 चट्टानों के बीच एक भंवर पड़ रहा था। आगे 3-4 चट्टानें थी, उसके आगे एक भंवर, एक बवंडर आया था समुद्र में। नाव अचानक एक तरफ से भंवर में दाखिल हुई और दूसरी तरफ से निकल आई। और पानी का जो भंवर था उसमें नाव एक तरफ से दाखिल हुई, प्रवेश किया और दूसरी तरफ से वह वापस निकल आई। इससे पहले कि मल्लाह उसे संभाल पाते, वह फिर उसी तरह भंवर में दाखिल होकर घूम गई। मल्लाह नाविक था, उसे संभाल पाता तब तक नाव एक बार फिर से उसी तरह से घूम गई। मुझे कुछ क्षणों के लिए भंवर और उससे घूमती नाव के सिवा किसी चीज़ की चेतना नहीं रही। लेखक कह रहे हैं मुझे कुछ समय तो भंवर और जो नाव उसमें अंदर घूमती जा रही थी उसके अलावा किसी चीज़ की समझ ज्ञान नहीं रहा था। और चेतना हुई जब भंवर में 3-4 चक्कर खा लेने के बाद नाव किसी तरह उससे बाहर निकल आई। और लेखक को जब होश आया, कब? जब उस भंवर के अंदर से नाव जो थी वह 3-4 चक्कर खाकर बाहर निकल आई। यह अपने आप या मल्लाहों की कोशिश से मैं नहीं कह सकता। नाव उस भंवर में से अपने आप निकल आई या जो मल्लाह थे उनकी कोशिश से निकल आई, लेखक कह रहे इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। भंवर से कुछ दूर आ जाने पर ग्रेजुएट नवयुवक ने बताया कि हम उस चट्टान को लगभग छू कर आए हैं। भंवर से दूर निकल आने पर जो पढ़ा लिखा नौजवान था उसने बताया कि हम उस चट्टान को लगभग छू कर आए हैं जिस पर से कूदकर उस नवयुवती ने कन्याकुमारी की साक्षी में आत्महत्या की थी। और बताया कि उस चट्टान को छूकर आए जिसके ऊपर कुछ समय पहले एक नवयुवती ने, एक लड़की ने कन्याकुमारी की साक्षी में, यानी कन्याकुमारी के सामने उसके समर्थन में, उसके विटनेस में आत्महत्या की थी। पर मैंने तब तक उस चट्टान की तरफ ध्यान से नहीं देखा था जब तक हम किनारे के बहुत पास नहीं पहुंच गए। लेखक कह रहे हैं वह बहुत घबराए हुए थे, इसलिए लेखक ने उस चट्टान की ओर भी ध्यानपूर्वक देखा ही नहीं जब तक वह किनारे पर नहीं पहुंच गए।
यह भी वहां पहुंचकर जाना कि घाट की तरफ से आने का इरादा छोड़कर मल्लाह उसी रास्ते से को वापस लाए हैं जिस रास्ते से पहले ले गए थे। और वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि घाट की तरफ से आने का इरादा छोड़कर मल्लाह उसी रास्ते से नाव को वापस लाए हैं जिस रास्ते से पहले गए थे। यानी जिस रास्ते से पहले गए थे और वापस दूसरे रास्ते से लौटना था उन्हें, लेकिन वहाँ की विपरीत परिस्थितियों और समुद्र में उठते ज्वार और जो बवंडर था उसको देखते हुए मल्लाह वापस उसी रास्ते से ले आया जिस रास्ते से वे गए थे। कन्याकुमारी के मंदिर में पूजा की घंटियां बज रही थी। भक्तों की एक मंडली अंदर जाने से पहले मंदिर की दीवार के पास रुककर उसे प्रणाम कर रही थी। वहाँ मंदिर की घंटियां बज रही थी और जो भक्तों का समूह था वह मंदिर की दीवार के पास रुककर उन्हें प्रणाम कर रहा था। सरकारी मेहमान गेस्ट हाउस की तरफ लौट रहे थे। हमारी नाव और किनारे के बीच हल्की धूप में कई एक नावों के पाल और कडल काकों के पंख एक से चमक रहे थे। बताया जा रहा है लेखक की नाव और किनारे के बीच हल्की धूप थी और वहाँ नाव के जो पाल हैं वह नाव को बांधने के काम आते हैं पाल, और जो कडल काक है जो पक्षी है उनके पंख एक जैसे चमक रहे थे। मैं अब भी आंखों के बीच की दूरी नाप रहा था। लेखक अब भी आंखों के बीच जो दूरी थी उन्हें नाप रहा था और मन में बसों का टाइम टेबल दोहरा रहा था। और मन ही मन में बसों का जो टाइम टेबल था उसे वे दोहरा रहे थे कि पहली बस कब आएगी, दूसरी बस का समय क्या है, तीसरी बस का समय क्या है। तीसरी बस 9:40 पर और चौथी, इसी तरह की बातें वे सोच रहे थे। उसके बाद एक शाम वहाँ रुककर कनानौर लौट आ गया। लेखक है ना, उसके बाद में एक शाम और वहाँ रुककर कनानौर नामक जो स्थान है वहाँ लौट गए। वहाँ जाकर अपने लिखे कागज मिल तो गए पर तब तक चौकीदार ने उन्हें मोड़ कर अपनी कॉपी बना ली थी। वहाँ जाकर देखा तो उन्होंने जो कागज़ लिखे थे वह मिल तो गए, लेकिन वहाँ का जो चौकीदार था उसने उसको मोड़ कर अपनी कॉपी बना ली थी। कागज़ों पर लिखाई एक ही तरफ थी, इसलिए उनके खाली हिस्सों पर उसने अपना हिसाब लिखना शुरू कर दिया था। कागज़ पर एक तरफ ही लेखक ने लिखा था तो पिछली तरफ दूसरी तरफ जो खाली हिस्सा था वहाँ चौकीदार ने उसको अपनी कॉपी बनाकर उसमें अपना हिसाब किताब लिखना शुरू कर दिया। जब मैंने वह कॉपी उससे ली तो उसे शायद उससे कम निराशा नहीं हुई जितनी कन्याकुमारी पहुंचकर अपना सूटकेस खोलने पर मुझे हुई थी। लेखक कह रहे हैं जब मैंने उससे अपनी कॉपी वापस ली तब उसको शायद उतनी ही निराशा हुई होगी जितना कि जब मैं कन्याकुमारी पहुंचा और जब मैंने अपने सूटकेस को खोला और अपने पेपर अपने पन्ने नहीं पाए तब मुझे जितनी निराशा हुई थी उतनी ही निराशा उस चौकीदार को भी हुई थी जिससे मैंने अपनी कॉपी वापस ली। प्रश्न अभ्यास। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। मोहन राकेश ने किस कहानी पत्रिका का संपादन किया था? तो विद्यार्थियों, मोहन राकेश ने सारिका कहानी पत्रिका का संपादन किया था। सुनहले सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि कौन सी है? आपने पूरा पाठ पढ़ा ही है तो आप जानते हैं इसका आंसर कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में किन किन 3 सागरों का संगम होता है? तो यहाँ अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी का संगम हो रहा है। विवेकानंद ने कहाँ समाधि लगाई थी? विवेकानंद ने कन्याकुमारी में जो सागर के संगम है वहाँ स्थित एक चट्टान है, वहाँ चट्टान पर बैठकर उन्होंने अपनी समाधि लगाई थी। लेखक को किन पेड़ों के जुड़मुट दिखाई दिए थे? लेखक को नारियल के पेड़ों के जुड़मुट दिखाई दिए थे। कनाकोर के होटल में लेखक क्या भूल आया था? जब कनाकोर के होटल में लेखक अपने द्वारा लिखे हुए हस्तलिखित 80-90 जो पेज है वह भूल आया था। कन्याकुमारी भारत के किस राज्य में है? कन्याकुमारी भारत के तमिलनाडु राज्य में है। लघुत्तरात्मक प्रश्न। सूर्यास्त के समय समुद्र के पानी का किन विविध रंगों में परिवर्तन हुआ था? तो विद्यार्थियों, आपने पाठ में पढ़ा था कि सूर्यास्त जब हो रहा था तो पानी का जो रंग है वह परिवर्तित होता जा रहा था। कभी वह सुनहरा हो जाता था, फिर उसके बाद में वह लाल, कभी बैंगनी और फिर आखिर में वह काला हो जाता था। सूर्यास्त के बाद लेखक के मन में क्या डर समा गया था? तो विद्यार्थियों, जब सूर्यास्त हुआ था तब लेखक सूर्यास्त के साथ में जब अंधेरा होने लगा और लेखक रेतीले टीलों को पार करके वापस उनको लौटना था, और जब उस समय लेखक को डर लगने लगा कि ये टीलों को पार करने से पहले ही पूरा अंधेरा हो जाएगा तो वह रेतीले टीलों को में ही भटकता रह जाएगा, वह किनारे तक कैसे पहुँचेगा, उसको रास्ता मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। इस कारण से लेखक के मन में डर समा गया था। नवलेखन में बहुतायत अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हो रहा है, क्या आप इसे सही मानते हैं? इस पाठ में जिन अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हुआ इसकी सूची बनाइए।
विद्यार्थियों, एक जो नई लेखन प्रक्रिया शुरू हुई है, नई लेखन जो प्रणाली है, उसमें अंग्रेजी शब्दों का बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग हो रहा है। क्या आप इसे सही मानते हैं? यदि आवश्यकता के अनुसार और उसी संदर्भ में यदि हिंदी शब्द नहीं मिलते हैं तो हम अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे कुछ प्रचलित शब्द हैं उनका हम प्रयोग कर ही रहे, शुरू से करते आ रहे हैं। जैसे बस हम बोलते हैं, पेन हम बोलते हैं, स्कूल, स्टेशन आदि शब्दों का तो हम प्रयोग करते ही आ रहे हैं। उसके अलावा यदि आवश्यकता हो और उसके समानांतर कोई शब्द न मिले तब तो हम उसका प्रयोग करना उचित मानते हैं। और इस पाठ में हमने कई शब्दों का, अंग्रेजी शब्दों का देखा है। जैसे केप होटल, गवर्नमेंट, गेस्ट हाउस था, सैंड हिल, मिशनरी, कॉफ़ी, कैनवास, लॉन, टॉर्च, टाइम टेबल, बस, ग्रेजुएट, फ़ोटो एल्बम, बाइनाक्यूलर आदि शब्दों का हमने इस पाठ में देखा था, पढ़ा था। भारत प्रकृति का खूबसूरत उपहार है। पाठ के आलोक में इस कथन की व्याख्या कीजिए। भारत को प्रकृति ने सुंदर उपहार प्रदान किया है कि यहाँ की प्रकृति और प्राकृतिक वातावरण अत्यंत सुरम्य है, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो भारत देश प्राकृतिक सौंदर्य की भूमि है और यहाँ उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, हर क्षेत्र में प्रकृति का सुंदर भंडार भरा है। और यहाँ की प्रकृति की जो सुंदरता है वह अत्यंत रमणीय है, आकर्षक है। इसी कारण से मोहन राकेश जो इस पाठ के लेखक हैं, उन्होंने भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है कन्याकुमारी, उसके समुद्र तट का प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन इस पाठ में किया। यहाँ उन्होंने बताया था कि भाई यहाँ हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी तीनों मिलती है, चारों ओर पानी ही पानी नज़र आता है और समुद्र के किनारे छोटे छोटे द्वीपों के समान अनेक काली गहरी रंग की चट्टानें हैं। उस कन्याकुमारी में देखने योग्य अनेक स्थल है, सैंड हिल है, वहाँ बैठकर लोग सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य देखते हैं और चट्टानों के पीछे से उगता हुआ जो सूर्य होता है उसका दृश्य बहुत ही आकर्षक लगता है। लोग प्रातःकाल उठकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं और संध्या समय जब सूर्य अस्त होता है तो उसका रंग क्षण क्षण परिवर्तित होता जाता है और समुद्र तट के जो किनारे वाले पेड़ पौधे, चट्टानें, वह सब गहरे रंग के हो जाते हैं। और यह इस तरह का जो प्राकृतिक सौंदर्य देखकर व्यक्ति उसी में लीन हो जाता है, उसी में खो जाता है। विद्यार्थियों, आपकी पुस्तक के प्रश्न संख्या 3, 4, 8, 9, 12, 13 और 14 जो व्याख्या इसका क भाग, सूर्य का गोला पानी की सतह में छू गया से लेकर लहू भी धीरे धीरे बैंजनी बैंजनी से काला पड़ गया, ये व्याख्या ये आपको अपनी कॉपी में करनी है। उसके अलावा मैं कुछ अतिरिक्त प्रश्न दे रहा हूँ, वह भी आपको अपनी कॉपी में करने हैं। पहले जहाँ सोना बह रहा था वहाँ अब लहू बहता नजर आने लगा, इसमें क्या भाव निहित है, स्पष्ट कीजिए। विद्यार्थियों, जब सूर्य अस्त हो रहा था तो सूर्य का जो गोला है समुद्र की जल राशि की सतह को जब स्पर्श किया, यानी समुद्र का जल था उसको उसने छुआ ही था, तो पहले तो जल सुनहरा हो गया और ऐसा लग रहा था कि पानी में मानो सोना घोल दिया हो। फिर क्षण क्षण रूप परिवर्तित हो रहा था, पानी का रंग बार बार जल्दी जल्दी से बदल जाता था। पहले उसका रंग सुनहरा था, कुछ समय बाद में ऐसा लग रहा था जैसे कोई रक्त ढोल दिया हो, लाल रंग उसमें विद्यमान कर दिया हो, तो वह लाल हो गया। फिर उसका रूप और परिवर्तित हुआ। तो यहाँ बताया जा रहा है पहले सोना बह रहा था, अब लहू बहता नजर आया। तो पहले स्वर्णिम आभा थी पानी के अंदर और फिर सूर्य का अस्त होने का और जो रूप परिवर्तित हुआ वह लाल आभा से युक्त हो गया। तो ऐसा लग रहा था मानो अब लहू यानी अब खून बहता नजर आने लगा हो। इस चट्टान से इतनी प्रेरणा तो हमें मिलती है, ये कथन किसका है तथा क्यों कहा गया है? इस चट्टान से इतनी प्रेरणा हमें मिलती है विद्यार्थियों, अभी आपने पढ़ा था कि ये कथन जो ग्रेजुएट नवयुवक था जो लेखक के साथ घूम रहा था, लेखक से बातें कर रहा था, उसका है। वह युवक लेखक को कन्याकुमारी के बारे में बता रहा था कि वहाँ के लोग शिक्षित हैं
और लगभग 100 के आसपास ग्रेजुएट हैं, लेकिन वे बेरोजगार हैं और उनके पास कोई काम धंधा नहीं है। छोटे मोटे काम करके वे अपने आजीविका चला रहे हैं। वैसे उनका काम सिर्फ इतना ही है कि नौकरियों के लिए आवेदन देना और फिलोसॉफी पर, दार्शनिक विचारधाराओं पर बातें करना। फिर वह कहते हैं कि जो समुद्र की लहरें हैं, लहरों का टकराव झेलती हुई जो विवेकानंद की शिला है और उनकी बेरोजगारी के समय संघर्षशील बनने की प्रेरणा देती है। जिस तरह से जो विवेकानंद की शिला है, चट्टान है, वे सभी लहरों का टकराव झेलती है, फिर भी वह स्थायी भाव से है। वैसे ही कहा गया है कि वह कहता है कि हमारी जो बेरोजगारी की जो समस्या है, उससे हमें संघर्ष करने की प्रेरणा ये चट्टान हमें देती है। आखिरी चट्टान यात्रा वृत्तांत के सूर्योदय तथा सूर्यास्त के दृश्य का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। विद्यार्थी, आपने इस पाठ में पढ़ा था सूर्योदय और सूर्यास्त का जो दृश्य किस तरह से होता है। सूर्योदय के समय समुद्र में छोटे छोटे जो गहरे चट्टानें हैं और उनकी ओर से सूर्योदय होता है और सूर्य के प्रकाश के कारण आकाश और समुद्र में तरह तरह के रंग दिखाई देते हैं और अनेक लोग उस को उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए इकट्ठे होते हैं और जो पर्यटक होते हैं वे बाइनाक्यूलर से सूर्योदय देखते हैं। मंदिर की घंटियाँ गूंजती रहती हैं, कड़क काल पानी में तैरते रहते हैं। और जब सूर्यास्त होता है तब सूर्यास्त का दृश्य देखने के लिए भी रेत के जो टीले हैं, सैंड हिल से, वहाँ लोग इकट्ठे होते हैं और सूर्य के गोले को समुद्र में पानी की सतह को स्पर्श करते हुए और देखते हैं कि किस तरह से जो पानी की सतह को स्पर्श करता है तो पानी का रंग पहले सुनहरा हो जाता है, फिर वह गोला, सूर्य का गोला बेबस होकर पानी में डूब जाता है और धीरे धीरे पानी का रंग जो सुनहरा था वह धीरे धीरे लाल हो जाता है, लाल से बैंगनी, बैंगनी से वह काला होता है और साथ ही चारों ओर का जो वातावरण वह धुंधला हो जाता है और सूर्यास्त के पश्चात अंधकार छा जाता है। तो विद्यार्थियों, इस पाठ में आपने देखा है, समझा है, सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य से लेखक बहुत ही प्रभावित हुए थे और वह दृश्य बहुत ही आकर्षक था। इसी कारण से उस आकर्षक दृश्य को देखने के लिए कई लोग उसे देखने के लिए वहाँ पहुँचते हैं, कन्याकुमारी की यात्रा करते हैं। अतिरिक्त प्रश्न का चौथा, मोहन राकेश का जीवन परिचय लिखिए। विद्यार्थियों, पाठ के प्रारंभ में हमने मोहन राकेश का जीवन परिचय पढ़ा था, तो उस जीवन परिचय को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।